नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जो कि आपको पता होगा बीपीएससी का जो 68वीं परीक्षा है प्रीलिम्स का, वो 12 फरवरी को होगा। ठीक है, 12 फरवरी 2023 को। समय बहुत कम बचा है और फास्ट रिवीजन करना है। इसके लिए मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए भी बेहतर होगा। और जो खासकर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो बेहतरीन ढंग से तैयारी कर पाए हैं, या किसी को अगर लगता है कि अभी हमने अच्छा से तैयारी नहीं कर पाया और एग्ज़ाम बहुत जल्दी समय दे दिया गया है, तो उसके लिए ये वीडियो आप बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसमें हम विषयवार तरीकों से किस टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, ये मैं इंक्लूड करने का कोशिश किया हूँ। इसके अकॉर्डिंग मैं बारी बारी से सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मैं रिवीजन लेके आ रहा हूँ। देखिए, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री से यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज है हिस्ट्री से। देखिए, 67वीं बीपीएससी जो हुई थी पिछले साल, उसमें 27 प्रश्न पूछे गए थे। 66वीं में 25, 65वीं में 26, 64वीं में 30, 63वीं में 30 और 60वीं 62वीं में 27। यानी मान के चलिए तो लगभग 25 से लेके 30 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। वो भी हिस्ट्री से क्या, ज़्यादातर वेटेज आधुनिक भारत से है, लेकिन आज का जो रिवीजन टॉपिक है हमारा, वो प्राचीन भारत का फर्स्ट टॉपिक होगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, और मैं इसे बेहतरीन ढंग से एकदम बहुत जल्दी रिवीजन करने वाला हूं और एक भी टॉपिक आपका, एक भी पॉइंट्स नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। और लास्ट में मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा, जिससे कि आपको अनुभव हो जाएगा कि यहाँ से तैयारी करने के बाद कोई भी प्रश्न का आप जवाब कितना जल्दी दे पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको पता होगा रेडियो कार्बन, जिसको हम C14 पद्धति बोलते हैं, यानी C14 पद्धति जो ये नवीन विश्लेषण पद्धति है, इसके द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि की बात कही गई है, वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है, यानी सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, यानी पाकिस्तान से लेके ये भारत ऐसे करके है। मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश, आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ऐसे करके लगभग है। ठीक है, यानी यहाँ पे उत्तर प्रदेश तक है, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान तक इसका है। अगर यहाँ पे पश्चिमी विस्तार तक देखें तो लगभग महाराष्ट्र तक इसका विस्तार जाता है। ठीक है, चलिए आगे भी बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी, इसको शॉर्टकट में दयाराम शाहनी आप याद रख पाएंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम शाहनी द्वारा किया गया था। वो भी कब? 1921 ईस्वी में। आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम शाहनी द्वारा। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको ये पॉइंट को याद रखना है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किए थे? दयाराम शाहनी जी, जो भारतीय हैं। और कब? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। यानी सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा गया है? आद्य ऐतिहासिक किसे बोलते हैं? जिस इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता में जो लिपि हैं वो लिखे गए हैं, वो चित्रात्मक हैं, लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसके साथ ही इसे कांस्य युग में क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग जो है कांसे का यूज करते थे, इसलिए कांस्य युग सभ्यता कहा गया है। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है द्रविड़ एवं मध्य सागरीय थे। यानी भूमध्य सागरीय की बात करें, भूमध्य सागरीय यानी भूमध्य रेखा जिस मतलब देश से होकर गुजरती है, उस आसपास के निवासी थे जो भारत में आके रहे थे। ठीक है, इसलिए इनका नाम भूमध्य सागरीय रखा गया। इसके साथ ही ये द्रविड़ीय भी थे, द्रविड़। ठीक है, सर जॉन मार्शल, आपको मैं बता दूं, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। मतलब उस समय के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। इन्होंने 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में, आपको ये भी डेट याद रखना है। सर जॉन मार्शल द्वारा 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक जो उन्नत
नगरीय सभ्यता थी, इसको पाए जाने की विधिवत घोषणा की है। विधिवत घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। कब की गई? 1924 ईस्वी में। ठीक है, मतलब कहीं खुदाई चल रही थी, रेल पटरियां बिछ रही थी, उस दौरान खुदाई के दौरान पता चला कि यहाँ पे बहुत पुराने ईंटें मिल रहे हैं, मकान मिल रहे हैं। मतलब उससे अंदाज़ा लगाया गया कि बहुत पुराना यहाँ पे गांव बस्ती यानी बस्तियाँ बसती थी, शहर बसती थी। फिर धीरे धीरे खुदाई मतलब बढ़ते गई तो बहुत सारे पुरास्थल चीज़ मिलना शुरू हो गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरास्थल है वो दास नदी के किनारे है। जो पश्चिमी का बात किया जा रहा है, देखिए सर, सबसे पश्चिमी हमने अभी किस तरह बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का, इस प्रकार विस्तार बताया था ना। तो ये जो सबसे पश्चिमी जो स्थल है ये कहाँ पे मिला है आपको? तो दास नदी के किनारे सूतकांगेडोर, इसका नाम क्या है? सूतकांगेडोर, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है? पश्चिमी बलूचिस्तान में है। कौन? सूतकांगेडोर जो है कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में, यानी सबसे पश्चिमी भाग है ये। और पूर्वी भाग का बात करें तो पूर्वी भाग का, देखिए मैं फिर से एक बार बता दूं, ये पूर्वी भाग जो है ये पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे है, आलमगीरपुर, जो मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। या ये कहाँ पड़ता है? मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके साथ ही उत्तरी भाग का बात किया जाए, ये चिनाब नदी के, आपको मैं बता दूं सिंधु के नीचे जो झेलम है उससे नीचे जो पंजाब के आसपास पड़ता है चिनाब नदी, यही इसी के तट पे अखनूर है। अखनूर एक जगह है, यहाँ पे इसका उत्तरी भाग पड़ता है जिसे हम मांदा कहते हैं, यानी जम्मू कश्मीर में है। एवं दक्षिणी भाग, यानी दक्षिणी भाग जो यहाँ का अगर बात करें, ठीक है, दक्षिणी भाग ये गोदावरी नदी के तट पे है, इसे हम दाइमाबाद बोलते हैं, यानी ये जिला अहमदनगर है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये इसका दक्षिणी बिंदु है। आगे मैं बात करूं सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल, जैसे कि जितने मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो स्थल खोजे गए थे उसमें केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। जितने भी स्थल मिले थे उसमें से कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? तो 6 नगरों को बड़े शहरों या बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें कि आता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, देखिए गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है, ये 6 स्थल हैं जिसे बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। फिर से आपको मैं एक बार याद करवा दूं, कौन कौन है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवारीवाला है, धोलावीरा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगन है। ठीक है, ये 6 स्थल आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 ईस्वी को। 1947 के बाद जो है हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के जो सर्वाधिक जो स्थल है वो कहाँ पे मिले हैं? वो गुजरात में मिले हैं। आपको ये याद रखना है, मतलब स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? गुजरात में। ठीक है, आपको एक नोट में बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल पाया गया है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे। देखिए इस प्रकार मैं बताया, तो इस जगह पे मोहनजोदड़ो है। ये सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी ऐसे होके आती है, तो यहाँ पे है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस जगह पे है? इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो इसकी सर्वाधिक यानी सबसे बड़े नगर की में रखा गया है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। यहाँ पे हरियाणा के पास है, हरियाणा में राखीगढ़ी। भारत के अंदर अगर बात करूँ सबसे बड़ा मतलब सिंधु सभ्यता का जो नगर है वो राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी के किनारे है। ये हरियाणा जिला के हिसार में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा राज्य के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में किसके द्वारा किए गए थे? सूरजभान के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि राखीगढ़ी का खोज किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? तो 1963 ईस्वी में। कब? 1963 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा खोज किया गया था। किसका? राखीगढ़ी का। ठीक है, आगे मैं बात करूं लोथल एवं सुतकोतदा। ठीक है, लोथल और सुतकोतदा जो है सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। बंदरगाह आप समझ पा रहे हैं, जहाँ पे समुद्री मार्ग जो एक स्टेशन की तरफ, देखिए
जहाँ पे अभी ट्रेन आके रुकती है उसे रेलवे स्टेशन बोलते हैं, और जहाँ पे जहाज आके रुकती है यानी समुद्री जहाज आके रुकती थी उसे बंदरगाह बोलते हैं, या नाव आके जहाँ रुकती थी उसे बंदरगाह बोलते हैं। नाव आके क्यों रुकेगी? क्योंकि वहाँ से व्यापारिक मार्ग खुले होते थे, मतलब वहाँ से लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में भी लोग व्यापार करते थे। तो उसका जो बंदरगाह था, मुख्य बंदरगाह था, लोथल और सुतकोतदा था। दो ही बंदरगाह था, जिसमें लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने का है। जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है और नक्काशीदार ईंटों का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला। कहाँ से मिला है? कालीबंगन। ये कालीबंगन है कहाँ? मैं बता दूं, ये कालीबंगन राजस्थान के अंदर है। कहाँ पे है? राजस्थान में है कालीबंगन। यही कालीबंगन है जहाँ पे जूते हुए खेत, परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग करने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भी राखीगढ़ी, मतलब ये कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है स्नानागार, ज़्यादातर जैसे कि स्नानागार हो गया, अनाज रखने का जो भंडार हो गया, ये सब ज़्यादातर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो मैं अभी भी इस समय बता रहा हूँ, स्नानागार ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ा स्नानागार हुआ करता था उस समय, जिसकी जो लंबाई है लगभग 11.88 मीटर, यानी इसको अगर फीट में बात करें तो लगभग ये 40 फीट के आसपास हो जाता है। ठीक है, 35 से 40 फीट के आसपास होता है ये। ठीक है, मीटर में बात करें तो 11.88 मीटर लंबा होता है, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है, गहराई भी काफ़ी थी, लगभग इसकी गहराई 7 फीट के आसपास थी, यानी स्विमिंग पूल एक बहुत बेहतरीन ढंग से उस समय बनाया गया था। ठीक है, इसके साथ ही अग्निकुंड, ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, जहाँ से ये जो बंदरगाह है लोथल और एक जो कालीबंगन है, यानी जहाँ से जुते हुए खेत मिले। देखिए, खेत जहाँ से मिलेगा वहाँ अनाज होगा, वहाँ से ही आपको अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त होगा ना, कि अनाज पकाते थे, आग जलाते थे। ठीक है, तो आग जलाने का काम होता था कालीबंगन में, क्योंकि वहाँ जुते हुए खेत थे, वहाँ अनाज उगाए जाते थे। ठीक है, और ये जो लोथल है यहाँ से भी अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील है, उस पर 3 मुख वाले देवता, जिसको हम पशुपति नाथ बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। आपको ज़्यादातर याद रखना है कि जो भी साक्ष्य हैं, जैसे कि आपको मैं पहले भी बताया, स्नानागार यानी स्विमिंग पूल, और अनाज रखने का भंडार, पशुपति देवता की जो मूर्ति हैं, 3 मुख वाले मूर्ति हैं, उनका जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, इसके मतलब ये जो पशुपति नाथ हैं, इनके चारों ओर, ये भी पूछा जाता है प्रश्न, इनके चारों ओर कौन कौन से जानवरों का चित्र मिलता है? देखिए, पशुपति नाथ है, उनके चारों ओर देखिए क्या क्या मिलेगा। हाथी मिल जाएगा, गेंडा मिलेगा, चीता मिलेगा और भैंसा मिलेगा, और बाघ भी मिलता है। क्या मिलता है? बाघ भी मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ये फिर से आपको मैं बता दूं क्या क्या मिलता है। हाथी मिलता है, गेंडा मिलता है, चीता मिलता है, भैंसा मिलता है और बाघ मिलता है। याद रहे, भैंसा मिलता है। यही कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ऑप्शन में दे देगा गाय, ऑप्शन में दे देगा घोड़ा, तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन होने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला हुआ है? तो भैंसा मिला हुआ है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है, कन्फ्यूज नहीं रहना है आपको। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। उस समय भी नर्तकी हुआ करती थी। उसकी जो कांस्य मूर्ति मिली है, इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय भी नर्तकी का लोगों को शौक था। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु, यानी एक सिंग वाला जो पशु है, वो सबसे ज़्यादा हड़प्पा के मोहरों पर प्राप्त हुआ है, उसका अंकन मिलता है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त जो आयताकार मुहर है, इसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यानी कहा जा सकता है कि उस समय
यानी स्त्रियों के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, यानी स्त्री जो है आगे वंश बढ़ाने के लिए, आगे मतलब भविष्य बढ़ाने के लिए, ठीक है, आगे के दिन को निर्धारित करने के लिए, भविष्य निर्धारित करने के लिए स्त्री को माना जाता था। इसलिए उसके मोहरों पर ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। आपको मैं बता दूं, मनके बनाने के कारखाने, ठीक है, ये जो मनका जो बनाते थे उस टाइम, उसका जो कारखाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल और चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। लोथल मैं आपको बता दूं, लोथल है कहाँ पे? देखिए बार बार लोथल आ रहा है, तो बार बार बंदरगाह है। बंदरगाह आपको बता दूं भारत में है ये, ठीक है। और भारत में जो अंतिम जो छोर है, यानी दक्षिणतम छोर है, महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र में तो उस टाइम बंदरगाह नहीं था, तो उस समय बंदरगाह था गुजरात में, ठीक है। इस जगह पे उस समय लोथल था, ठीक है, इस जगह पे लोथल था। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, याद रहेगा आपको। लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो लोथल और चंदहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उस टाइम, वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, ठीक है, आपको याद रहेगा। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। अभी हम लोग जो लिखते हैं वो किधर से किधर लिखते हैं? इधर से लिखते हैं, ठीक है, यानी बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। लेकिन ये जो सिंधु सभ्यता के समय जो भाव चित्रात्मक लिपि थी, उसे किस तरफ से किस तरफ लिखा जाता था? तो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। किधर? दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। जैसे ये पंक्ति पूरी हो जाती थी तो फिर से अब इधर से इधर लिखा जाने लग जाता था, ठीक है। इधर से पंक्ति पूरी हो गई, अब फिर बाएं से दाएं लिखा जाने लगता था, ठीक है, बाएं से दाएं लिखा जाने लगता था। आपको याद रहेगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त सील है, ये आप देख लिए, ठीक है। अब मैं बात करूं लेखन कला का जो देखिए इस समय तो आप देख लिए लिपि कैसी थी, तो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, फिर भर जाती थी, फिर दाएं से बाएं चलते थे, फिर बाएं से दाएं चलते थे, ठीक है। लेकिन लेखन कला का जो उचित प्रणाली है, उसका जो विकास करने वाला पहली सभ्यता वो थी, वो सुमेरियन या सुमेरिया की सभ्यता थी। वो कौन सी सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता थी, जो लेखन कला को विकसित करने वाली सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। लेखन कला को मतलब एक बेहतर प्रणाली में, यानी विकसित प्रणाली में, उचित प्रणाली में कौन से सभ्यता के लोग लिखा करते थे? तो वो सुमेरियन की सभ्यता द्वारा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास, यानी जो उस समय जो लोग घर बनाते थे, जो नगर बनाते थे, उनका जो विन्यास था वो ग्रिड पद्धति में था। वो कौन सी पद्धति में था? ग्रिड। यानी ग्रिड पद्धति होता क्या है? देखिए इसमें दरवाजे जो है मुख्य मतलब रोड की तरफ नहीं खोला करते थे, उसके जस्ट अपोजिट यानी पिछवाड़े में खोलते थे। यानी एक आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि इधर से एक रोड गया हुआ है, ठीक है। उस समय जो घर बना होता था वो किस प्रकार बना होता था? तो देखिए एक इधर से घर बना है, एक इधर से घर बना है, एकदम लाइन से, एक इधर से है, एक इधर से है, एक इधर से है, एकदम सीध में बना होता था, ठीक है। और इस सब के जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खुला होते थे, ठीक है। इधर की ओर दरवाजे खिड़कियां खोलते थे। क्यों? ऐसा क्यों होता था? क्योंकि देखिए इससे क्या होता था ना, देखिए इतनी मतलब उस समय जो लोग थे इतने मतलब समझदार थे, इतने मतलब दिमाग लगाते थे, मतलब समझिए साइंटिस्ट से कम तो थे नहीं, क्योंकि इतने बेहतरीन पद्धति से शहर बसाया था जो अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसमें कितने फायदे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इधर से जब हवा चलती थी ना, तो इधर से सीधा पार हो जाता था। तो इस जगह का जो माहौल है, यानी ये जो पर्यावरण है, एकदम बिल्कुल स्वच्छ और साफ रहता था। इधर से हवाएं चलती थी, इधर पार हो जाती, इधर से चलती थी, इधर पार हो जाती थी, ठीक है। यानी धूल मिट्टी भी जो होती थी इसमें उतना नहीं होती थी। कारण है ये जो है, ये घर बना हुआ है,
ये घर बना हुआ है, इधर भी घर बना हुआ है, इधर भी घर बना हुआ है, ऐसे पार हो तो इधर हवा बही, इधर की रोड साफ हो गई, इधर से हवा बही, इधर की रोड साफ हो गई, एकदम क्लीन होता था। और घर का जो दरवाजा था वो पीछे की तरफ खुला होता था, इधर की ओर। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको? चलिए, इनकी समझ देखिए कितनी बेहतर थी। अब मैं बात करूं कि एक जगह है लोथल, केवल लोथल नगर के जो घर हैं, इनके दरवाजे हैं, वो मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। लोथल में घर के दरवाजे किस तरफ खुला करते थे? मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। ठीक है, एक ये अब क्या बोलते हैं, अपवाद है लोथल। आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, लोथल यानी गुजरात वाला जो लोथल है, गुजरात वाला जो लोथल है, ये अपवाद है जिसके जो घर के खिड़कियां और दरवाजे हैं वो सड़क के ही तरफ खुला करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य फसल है वो कौन थी? गेहूं और जौ। बार बार कंफ्यूज करने के लिए आपको चावल दे सकता है, मक्का दे सकता है, बाजरा दे सकता है, लेकिन ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसका जो मुख्य फसल उसमें क्या था? गेहूं और जौ, दो ही फसल था मुख्य फसल। ठीक है, सिंधुवासी जो मिठास के लिए जो प्रयोग करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग मिठास के लिए क्या करते हैं? चीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं, यानी गुड़ खाते हैं। ठीक है, लेकिन सिंधुवासी जो है मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, देखिए कितने नेचुरल थे। आगे मैं बात करूं, मिट्टी से जो बने हल है, यानी अभी हम लोग हल का जो प्रयोग करते हैं, ये जो हल होता है अभी के समय में लकड़ी के बने हल होते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय जो हल हुआ करते थे वो मिट्टी के बने होते थे। वो जो हल होते थे वो मिट्टी के बने होते थे। इनका जो साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो बनमाली से मिला है। इनका साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनमाली से। आपको याद रह जाएंगे आपको। ठीक है, अब मैं बात करूं रंगपुर और लोथल, ये जो दो जगह हैं, कौन कौन? रंगपुर और लोथल, यहाँ से चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, अब देखिए मुख्य फसल चावल नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब कहिएगा कि यहाँ से जो चावल के दाने मिले हैं तो ये भी इसका मुख्य फसल होगा। हाँ होगा, लेकिन इसका जरूरी नहीं कि यहाँ पे चावल पहले उगाए जाते थे, ये जरूरी नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है? देखिए, लोथल से तो व्यापार होते थे, हो सकता है विदेश से यहाँ पे चावल लाए जाते थे, लेकिन यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। ठीक है, और कहाँ से? रंगपुर से, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन सबसे पहले होता है कि बाद में होता था, इसका भी कुछ सटीक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के जो प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। आपको मैं बता दूं, सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, कौन कौन? सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से सेंधववासी जो है घोड़े, देखिए उस समय के जो सेंधवकालीन जो घोड़े थे इसके अस्थि पंजर मिले हैं। यानी अस्थि यानी घोड़े जो मर गए, जैसे कि आप मतलब गांव घर में देखते होंगे, मतलब गाय भैंस मर जाता है, यानी कोई पशु मर जाता है तो किस तरह अस्थि पंजर बिखर जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये गाय भैंस के अस्थि पंजर है। शेर के तो हम नहीं कहेंगे। कारण है कि इस जगह पे ये शेर के अस्थि पंजर लगते नहीं है। ये कैसे किस प्रकार के अस्थि पंजर है? तो गाय के तरह, मतलब जानवर के, भैंस के तरह हैं, बैल के तरह हैं। ठीक है, ये बकरी के तरह है या कुत्ता के तरह, स्पष्ट देखने से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो उस समय भी यहाँ पे लोथल, कालीबंगन और सुरकोतदा में सेंधवकालीन जो घोड़ा था उसका अस्थि पंजर मिला। इससे पता चलता है कि उस समय लोग घोड़ा भी रखते होंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं तौल की इकाई, जो हम लोग अभी तौलते हैं कोई भी चीज़, किलो में तौलते हैं, केजी में तौलते हैं। यानी अभी तौल की इकाई हम लोग क्या यूज करते हैं? केजी यानी किलोग्राम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय जो तौल की इकाई थी वो संभवतः 16 के अनुपात में थी। जैसे कि पहले भी आप सुनते होंगे आना नाम सुने होंगे ना, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना, ये लगभग मैक्सिमम ये 16 तक जाता था। यानी 16 के ये गुणांक में होता था, यानी 16 के अनुपात में होता था। उस समय जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। आपको ये से याद रह जाएंगे। ठीक है,
सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं यातायात के लिए 2 पहिए या 4 पहिए का बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, उस समय भैंस तो हुआ करते थे, बैलगाड़ी भी हुआ करते थे, तो 2 पहिया वाला या 4 पहिया वाला बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, आपको मैं बता दूं, मेसोपोटामिया के अभिलेख जो हैं उससे वर्णित मेलुहा शब्द का जो अभिप्राय है वो सिंधु सभ्यता से ही है। कहाँ पे? मेसोपोटामिया, जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसमें जो वर्णित है मेलुहा शब्द, इससे सिंधु सभ्यता से ही मतलब जोड़े जाते हैं, यानी सिंधु सभ्यता से ही इसकी अभिप्राय है। ठीक है, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासन है वो वर्णित वर्ग के हाथों में था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो उस समय जो शासन था, उस समय भी शासन कोई करता होगा, वो किनके हाथों में था? वर्णिक वर्ग के हाथों में था। उस समय एक मतलब विशिष्ट वर्ग हुआ करते थे जिनका निवास स्थान एकदम उच्च, देखिए यहाँ पे आप अब बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे, देखिए सभी बस्तियां जो है नीचे हुआ करते थे, लेकिन इसमें जो शासक होते थे इनका जो मतलब महल होता था वो सबसे ऊपर होता था, यानी उच्च भूमि पे बनाया जाता था। ठीक है, तो उस वर्ग का क्या नाम दिए हैं यहाँ पे? वर्णिक वर्ग। ठीक है, इनके ही हाथों में उस समय का शासन प्रणाली था। ठीक है, पिग्गट ने, देखिए पिग्गट एक व्यक्ति हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? तो वो पिग्गट ने कहा है। किसने कहा है? पिग्गट ने। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानती थी। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे। इसी वजह से धरती माता का पूजा करते थे, यानी प्रकृति को पूजने का मतलब सिंधु सभ्यता के लोगों में बहुत मतलब होता है ना, विशिष्ट एक जुनून था। ठीक है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का जो प्रचलन है, इनके साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता से किसकी पूजा करने का साक्ष्य मिले हैं? तो धरती देवी की, ठीक है, उर्वरता की देवी यानी धरती को मानते थे, वृक्ष की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी, इनके साक्ष्य मिले हैं। इनके साथ साथ ही स्वास्तिक का जो चिन्ह है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। जो स्वास्तिक का जो चिन्ह हम लोग यूज करते हैं, किस प्रकार स्वास्तिक का चिन्ह यूज करते हैं? ये देखिए, ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये हड़प्पा संस्कृति से ही इसकी देन मानी जाती है। ठीक है, इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। जो सूर्योपासना, सूर्य भगवान का जो उपासना करते हैं, इसी चिन्ह से इसके अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। अभी तक जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, जो भी यहाँ पे पुरास्थल मिले हैं, इनसे मंदिर का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। ठीक है, कि यहाँ से मंदिर का अवशेष मिला है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, मूर्तियाँ मिले हैं, किसकी मूर्तियाँ मिले हैं? पशुपतिनाथ की। किसकी मूर्ति मिली है? तो पशुपतिनाथ के मूर्तियाँ मिले हैं यहाँ से। ठीक है, जबकि मंदिर नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी का उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृदेवी की उपासना जो है यहाँ पे सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी उपासना? मातृदेवी की उपासना। ठीक है, अब पशुओं में जो कुंवर वाला सांड था, इस सभ्यता के लोगों द्वारा विशिष्ट पूजनीय था। कुंवर वाला सांड, कैसा सांड? कुंवर, ये प्रश्न पूछा जाता है। विशिष्ट पूजनीय पशु कौन सा था? तो कुंवर वाला सांड था। ठीक है, चलिए, स्त्री जो मूर्तियां हैं, यानी मिट्टी की जो बनी हुई मूर्तियां थी, यानी स्त्री की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां थी, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, ज़्यादातर स्त्रियां की मूर्तियां मिली जाती है, इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? स्त्री या मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सिंधुवासी किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? कॉटन, ये सब
देखिए प्रश्न पूछ दिया जाएगा, ठीक है, नायलॉन वगैरह कुछ भी कुछ ऑप्शन में दे दिया जाएगा, लेकिन ये सब में आपको भटकना नहीं है, बस दो ही याद रखना है, सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, ठीक है। और मनोरंजन के साधन के रूप में वो क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, क्या करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। उसके बाद चौपड़ और पासा भी खेलते थे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो माना जाता है वो शिकार करना माना जाता था, ठीक है। लेकिन ये सिंधु सभ्यता की बात कही जा रही है। इतनी जब नगरीय सभ्यता थी, इतनी बेहतर ग्रिड पद्धति अपनाई थी, तो सिर्फ शिकार करना तो ही नहीं होगा, इसके साथ ही पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना यहाँ की मुख्य खेल माना जाता था। रोपड़ और पासा खेलना यहाँ का मुख्य खेल माना जाता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग के डिजाइन किए हुए, देखिए उस समय जो जिसके अभी हम लोग घड़ा का यूज करते हैं, ठीक है, उसमें क्या थे ना, लाल घड़ा पे काला कलर का ये डिजाइन कर दिया करते थे और इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों में, मतलब लाल मिट्टी के बर्तनों में काले डिजाइन किया हुआ इसका साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, तलवार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, क्योंकि इतनी विशिष्ट पद्धति अपनाई गई थी, इतनी विशिष्ट लोग रहते थे, तो इसमें लड़ाई झगड़े का कोई मतलब चांस नहीं बनता है, ठीक है। अभी के समय में क्या है, सबका रोड की तरफ दरवाजा खोल दिया, एक दूसरे को ताक झाँक कर रहा है, अब आपस में लड़ लिया। लेकिन उसमें तो ये व्यवस्था थी नहीं, ये एक दूसरे का बिल्कुल भी अपोजिट में था, यानी ये किसी के सामने घर दरवाजे तो थे नहीं, फालतू का यहाँ पे लड़ाई झगड़ा क्यों होगी। अब यहाँ पे अभी के समय में क्या होता है, एक साइड जब दरवाजे होते हैं तो इसका कूड़ा उसके दरवाजे पे, उसका कूड़ा इसके दरवाजे पे, इसके लिए लोग लड़ बैठते हैं, ठीक है। बहुत सारे कारण हो जाते हैं, लेकिन उसमें उतना क्यों करेंगे, उसमें युद्ध ना के बराबर होते थे, इससे साफ जाहिर होता है, क्योंकि वहां पे तलवार का साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। मैं आपको बता दूं, कालीबंगा जो एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका जो निचला शहर यानी सामान्य लोगों को रहने हेतु बनाया गया था। आप बैकग्राउंड में की फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे, जो निचला शहर है इसे सामान्य लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, और ऊपरी शहर जो है, ऊपरी जो स्थल है वो एक विशिष्ट लोगों के रहने के लिए बनाया जाता था, ठीक है। और ये भी किले से घिरे हुए थे। ये कहाँ के आपको याद देखिए, ये स्पेशल पॉइंट्स आपको याद रखना, यहाँ पे कहाँ के, कालीबंगन, कहाँ के, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था, ठीक है। कालीबंगन ही एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था, यानी राजस्थान का जो कालीबंगन है इसमें जो निचला जो शहर है वो भी किला से घिरा हुआ था, सुरक्षा से घिरा हुआ था, जबकि मोहनजोदड़ो का हो गया, हड़प्पा का हो गया, जो शहर थे वहाँ पे सभी किला से घिरा हुआ नहीं था। किला से कौन घिरा होता था, सिर्फ उच्च जो मतलब कुल के लोग रहते थे, उच्च स्तर के लोग रहते थे, इन्हीं का जो मकान वगैरह, इन्हीं का जो किला है मतलब किला बंदी हुआ करता था, बल्कि सामान्य लोगों के रहने के लिए जो शहर थे उनका किलाबंदी नहीं था। सिर्फ कालीबंगन के ही मतलब शहर में किलाबंदी थे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के जो खेत जोते जाने के जो और अग्नि पूजा के जो प्रथा का प्रमाण मिला है, ठीक है। कहाँ से, कालीबंगन से खेत जोते जाने और आग के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात करूं पर्दा प्रथा की। क्या उसमें पर्दा प्रथा हुआ करते थे, तो मैं बता दूं, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में भी प्रचलित थी, ठीक है। पर्दा प्रथा और जो वेश्यावृत्ति थी वो सिंधु सभ्यता में भी प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रकार की प्रचलन था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को गाड़ने और शवों को जलाने यानी दोनों की प्रथा थी। मैं आपको बता दूं, हड़प्पा में जो शवों को दफनाने, हड़प्पा में क्या करते थे, शवों को दफनाने की प्रचलन थी, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। देखिए
आप अगर भूल जाएंगे तो यहाँ एक ट्रिक याद कर लीजिए, कहाँ पे दफनाते थे और कहाँ पे जलाते थे, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा से आपको याद रखना है इस यहाँ पे दफनाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा में क्या करते थे, दफनाए जाते थे। और मोहनजोदड़ो एक हिंदू धार्मिक हिंदू धर्म से रिलेटेड एक नाम सुनने को मिलेगा आपको। ज़्यादातर हिंदू में मोहन, सोहन, राम ये सब नाम मिलता है। ठीक है, तो आपको मोहन जो याद रहेगा आपका नाम, समझ जाइएगा ये हिंदू है। और हिंदू में लोग क्या करते हैं, लाश को जलाते हैं। ठीक है, शव को क्या करते हैं, जला देते हैं। ठीक है, आपको याद रह जाएगा मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का प्रमाण मिला है, जबकि हड़प्पा में शवों को दफनाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं, यानी उस समय भी कहीं ना कहीं सती प्रथा के तरह प्रचलन थी, यानी उसके पति मर जाते थे, उसके युग्म प्रचलन। युग्म समाधियां का क्या मतलब है, पति के साथ पत्नियों का भी समाधि मिलता था। ठीक है, इसी को तो युग्म समाधियां बोलते हैं। वो कहाँ से मिले हैं, लोथल और कालीबंगन से, यानी गुजरात और राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, बार बार मैं ये जगह का नाम ले रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट माइंड में इमेज क्रिएट हो जाना चाहिए कि लोथल कहाँ है, गुजरात में है, और कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो निवास का जो संभवतः सबसे प्रभावी कारण था, विनाश का जो देखिए आपको मैं बता दूं, अभी तो आपको लग रहा होगा कि आखिर इतनी अच्छी जो पद्धति अपनाई गई थी, इतने अच्छे लोग इतने बेहतरीन सिस्टमेटिक ढंग से लोग रहते थे, इनका विनाश का क्या कारण है, इसका जो अंत कैसे हो गया। ठीक है, तो इसका जो अंत माना जाता है संभवतः वो बाढ़ को माना जाता है। यहाँ पे बाढ़ आया होगा और सबको एक बार समेट के साफ सब खत्म हो गया यहाँ पे। इसके साथ ही आग से जो पकी हुई मिट्टी का जो टेराकोटा है वो ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, ये यहाँ से मिले हैं। टेराकोटा कहाँ से मिले हैं, लोथल और कालीबंगन, यानी जहाँ से आग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, आग से पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेराकोटा। चलिए अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे। ठीक है, प्रश्नों पे हम बात करेंगे। देखते हैं इतना जो हम अभी तक पढ़ाए हैं, इतना जो हम मेहनत किए, इतना आप पढ़े, बहुत दिन से आप पढ़ रहे होंगे, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य पीजीएस का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, इतना पढ़ लिए, लेकिन आपके माइंड में कितना है, ये सब जितने भी प्रश्न है ना, ये कहीं ना कहीं आपके हर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, ये बहुत ही VVI प्रश्न टॉपिक है। ठीक है, ये जो देख पा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। इसका आप जवाब दीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से आप कितने का जवाब सही दे पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। हड़प्पाकालीन स्थल सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा को खोजा गया था कि मोहनजोदड़ो को खोजा गया था, लोथल को खोजा गया था या सूतकांगेडोर को खोजा गया था। आखिर इसका नाम हड़प्पाकालीन सभ्यता क्यों पड़ा, इसका मतलब हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया होगा, यानी हड़प्पा को सबसे पहले खोजे होंगे, इसलिए तो इसका नाम हड़प्पाकालीन सभ्यता पड़ा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, देखिए अनार्य सभ्यता से आपको मैं समझा दूं, ये कोई आर्य सभ्यता नहीं थी, और नारी अनार्य सभ्यता थी, आर्य सभ्यता नहीं थी, इसलिए इसका नाम अनार्य सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, अनार्य सभ्यता जो है शहरी सभ्यता नहीं थी, जबकि ये जो सिंधु सभ्यता है वो शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं यह शहरी सभ्यता थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अनार्य सभ्यता नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्य जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता नहीं थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी, और यहाँ पे सिंधु घाटी में शहरी सभ्यता मिलती है, इसलिए आर्य सभ्यता तो नहीं मानेंगे इसे, ये अनार्य सभ्यता मानेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है, नवपाषाण युग से संबंधित है, पुरापाषाण से, या लौह युग से संबंधित है। आपको मैं बता दूं, इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की बर्तनों की प्रचलन था। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इस समय कांस्य युगीन ये सभ्यता थी।
हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। चौथा प्रश्न होगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, या पशुपति की? तो आपको मैं अभी बताया था पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है। पांचवा हमारा प्रश्न होगा, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की जो कलाकृतियां हैं, इसमें इसे किस पशु का चित्र नहीं किया गया है? किस पशु का जो चित्रण है नहीं किया गया है? किसका किसका किया गया है? मैं आपको पहले भी बताया था, बाघ का किया गया है, गेंडा का किया गया है, हाथी का किया गया है, और किसका किया गया है? भैंसा का किया गया है। किसका? भैंसा का। किसका नहीं किया गया है? तो गाय का नहीं किया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए, नहीं किया गया, आपको क्या किया गया है उतना याद रखना है, उसके अलावे दे देगा कुछ तो समझ लीजिए उसका नहीं किया गया है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्राएं थी, उस पे किस देवता का जो आकृति चित्रण थी? मुद्राओं पे किस देवता की जो आकृति है वो चित्रित थी? तो आपको बता दूं, पशुपति, इंद्र, विष्णु या वरुण। उस समय के जो मुद्राओं पे मतलब कौन से देवता का जो चित्र मिलता है, बताइए जल्दी फटाक से। तो मैं बता दूं, पशुपति देवता, यानी पशुपतिनाथ का मतलब मुद्रा पे चित्रण मिलता था। सातवां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? किसने? सर जॉन मार्शल, या आर.डी. बनर्जी, या ए कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम, या दयाराम साहनी? देखिए क्या पूछा जा रहा है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 ईस्वी में। इनसे भी पहले सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी थी? ब्राह्मणी थी, देवनागरी थी, द्रविड़ थी, यह हड़प्पा थी? यह अभी तक इसकी पहचान नहीं की जा पाई है। बिल्कुल सही बात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अभी तक इसकी पहचान नहीं की जा सकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, हड़प्पा एक ऐसे जगह थे, हड़प्पा एक ऐसे जगह है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है, आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, मृतकों का टीला, देखिए ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हड़प्पा को या मोहनजोदड़ो को? आपको नहीं बताए थे ना पीछे, तो आप कंफ्यूज कर गए। चलिए, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है या बनमाली है? तो सही इसका जवाब होगा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। कंफ्यूज, हड़प्पा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला कौन सा है, किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। 10वां प्रश्न होगा हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध में है मोहनजोदड़ो। ठीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता विशाल कोठार यानी अनाज जो ग्रहण कर मतलब संग्रहण करने का जो स्थान है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मैं आपको पहले भी बताया था, जितने भी अब से ज़्यादातर बड़े बड़े साक्ष्य मिले हैं, जैसे स्नानागार हो गया, अनाज संग्रह करने का जगह हो गया, ये सब कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 12वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? आपको थोड़ा देर पहले अभी भी बताए थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहरी सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। ऑप्शन है हमारा पहली नगर, देखिए पहली नज़र यह थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। सॉरी, नज़र नहीं, नगर ये होगी। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पहली नगरीय थी, क्या थी? नगरीय। ठीक है,
पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण, बिल्कुल सही है। पहली व्यापारिक को महत्व देती थी जबकि दूसरी धार्मिक को नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। पहली हिंसा में विश्वास रखती थी, ये साथ कुछ भी बात नहीं है। पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, दूसरी में बरगद, बिल्कुल ऐसा भी बात नहीं है। तो हमारा सही से आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पहला नगरीय थी जबकि दूसरा ग्रामीण। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोग का मुख्य धंधा क्या था। लोगों का मुख्य धंधा क्या था? वो कृषि था। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य धंधा था वो क्या था? कृषि। ठीक है, 14वां प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है, पतन मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह नगर कौन सा है? वो है लोथल। 15वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? मैं आपको पहले भी बताया था, हड़प्पा कहाँ पे है? सिंध में है, सिंध मतलब सिंध प्रांत में है। देखिए इस प्रकार मैं बताया था। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे है देखिए पश्चिमी बलूचिस्तान वाला, ठीक है, यहाँ पे है गुजरात, और इस जगह जो आपको मैं बताया था हड़प्पा है यहाँ पे, यानी पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो भारत में कौन कौन सा है? कालीबंगन गुजरात में, रोपड़ है और रंगपुर है जो भारत में है। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है? पूर्वी सीमा को निर्धारित कौन सा करता है? लोथल करता है, कालीबंगा करता है, या डाबरकोट करता है, या आलमगीरपुर करता है? मैं आपको बता दूं पूर्वी का बात किया जा रहा है, यानी गुजरात वाला। गुजरात में कौन सा है? आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ है? गुजरात में है, यानी पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर करता है। 17वां प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं था? देखिए कौन सा नहीं था? बालाकोट, सुरकोटदा, मांडा या हुलास? ये बालाकोट है, ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में बालाकोट। ठीक है, ये भारत में नहीं है। 18वां प्रश्न हमारा, हड़प्पा कालीन जो लोगों का जो किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनको किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक का, बिल्कुल, उसमें मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, आपको तो पहले भी बताए थे ना, लाल मिट्टी के बर्तन पे काले कलर से डिजाइन किए हुए मिलते थे, यानी कुम्हारों का चाक से परिचित थे, आग से भी परिचित थे, गेहूं से भी परिचित थे, क्योंकि यहाँ का मुख्य फसल था गेहूं। लेकिन किससे परिचित नहीं थे? तो वो लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु घाटी यानी 19वां प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा गया है? आर्य पूर्व, देखिए आर्य आए बाद में, लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो चुका था, इसलिए यहाँ के बारे में जो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय पद्धति थी, आर्यों को पता नहीं चल पाया था। यानी इससे पहले किसके जो का साक्ष्य मिलने से मतलब कहा जा सकता है कि आर्य से भी पहले की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी मतलब बात करें, कला, तांबा, बर्तन, लेखन या कोई नहीं, यहाँ पे बर्तन के साक्ष्य मिले थे, इसलिए इसी के आधार पे कहा जाता है कि आर्यों से भी पहले सिंधु घाटी सभ्यता बसा करते थे। ठीक है, 20वां प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है? सिंधु घाटी सभ्यता मूर्तियां से नहीं, धर्म और दर्शन से बिल्कुल नहीं, आर्थिक और सामाजिक सुधार से ये भी नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा शहर योजन प्रणाली से सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान की जाती है। 21वां प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है किससे? ताम्रपत्र से, अभिलेखों से, पुरातत्व उत्खनन से या साहित्य से? ये ताम्रपत्र से बिल्कुल नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कब जाने? जब खुदाई करना स्टार्ट किए तब, जब हमें ईंटें वगैरह मिलना स्टार्ट हुआ तब। ठीक है, अभिलेख से भी नहीं हुआ या साहित्य से भी नहीं हुआ, बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा पुरातत्व उत्खनन से। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न होगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा का, चांदी का, पीपल का या कांसा का? सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा तांबा। ठीक है, सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। आपको अभी छोड़ के नहीं जाना है, 1 मिनट आपसे समय चाहिए। देखिए आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें फीडबैक जरूर दें। आपको अगर बेहतर लगा तो हमारे चैनल अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अपने तैयारी को और भी मजबूत करना है आपको, तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही
अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक, यानी मतलब इतिहास से ही वैदिक सभ्यता हो जाएगी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी से हम बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक और एक एक पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे, जिससे कोई भी पॉइंट्स जो है परीक्षाओं की दृष्टि से ऐसा नहीं होगा कि जो छूट जाएगा। मतलब हर पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे, जो कि कोई भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए सारा ठोक के आना है, सीधा एकदम गर्दा उड़ा देना है। इस बार बीपीएससी, चाहे आप 68वीं का बीपीएससी दे रहे हो या 69वीं का दे रहे हो, एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। इसलिए आप हमारे पढ़ाने का तरीका से संतुष्ट हैं या नहीं, आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में तो कुछ जाता नहीं है, अगर अभी आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे फिर हो सकता है हमारे चैनल को भूल जाएंगे, आप इधर उधर चला जाएगा, फिर आप ढूंढिएगा भी तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन वही होता है कि हिस्ट्री में जाके ढूंढिए, उससे अच्छा कि सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेंगे और आप भी मतलब एक सिक्योर, मतलब एक मतलब होता है ना प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हो पाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।